ये तो आजकल बहुत जगह लोग के अंदर दिया भी जा रहा है। जैसे अभी एक एम्प्लॉय मेरे पास आया कुछ टाइम पहले, वो बैंक के अंदर था, उसने बोला कि मेरी कंपनी मेरे को छुट्टियां देती है, मैं छुट्टियां लेता ही नहीं। तो बोला आज मैं ऑफिशियली छुट्टी पे हूँ क्योंकि हमारे बैंक के अंदर ही रूल आया है कि आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं घर ही नहीं बैठ सकता, तो मैं तो आ गया आपसे मिलने। आजकल कंपनी ने कंपलसरी कर दिया, ये आपको लेना ही पड़ेगा, घूमने जाओ, ये बहुत जरूरी होता है। तो मैं पढ़ने वाले बच्चों को बोलता, नालायकों को नहीं बोलता। लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो तो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, बेटा आरटी करो 15 मिनट रोज, आधा घंटा। अभी मैंने पढ़ने वालों को बोला, अभी मैंने नालायकों को नहीं बोला। क्योंकि पढ़ने वाले तो 15 मिनट भी नहीं करता है, सर नहीं मुझे पास होना है तो 15 मिनट, 1 मिनट नहीं सर, से पढ़ाई करनी मेरे को। बेटा एंजॉय कर, डांस कर, पार्टी कर, घूम फिर के आ यार, माइंड रिलैक्स होगा। तभी मैंने बोला, इसलिए कंपनी वाले भी अपने एम्प्लॉइज को क्या बोलते हैं, जा छुट्टी पे जा, गोवा घूम के आ, रिलैक्स होगा तो नया आइडिया आएगा। क्योंकि बिजनेस के अंदर नई आइडिया, एनर्जी बहुत जरूरी है। ऐसे उठ के आए थके हुए हो, क्या काम कर पाओगे यार? थका हुआ इंसान कोई काम नहीं कर सकता जब तक एनर्जी नहीं होगी। अभी तो यही तो मैं बोलता हूं, एग्जाम में आने के बाद भी बच्चे के नंबर नहीं आते, क्योंकि हो सकता है कि आप अलर्ट नहीं हो तो गलती कर दोगे। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? अलर्ट, और अलर्ट का बजाना सब एनर्जेटिक होता है, सब फोकस्ड होता है। तो इसलिए आजकल बहुत सारी कंपनीज ने एम्प्लॉयर्स है, रियली बड़ी बड़ी कंपनी तो बहुत सालों से ऑलरेडी कर ही रही है। क्या कि अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं फैमिली के साथ घूमने जाओ, घूम के आओ आराम से, खर्चा हम बियर करेंगे तुम्हारा। इसको बोलते हैं एलटीसी। तो क्या बोलते हैं, क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समझ में आया? अब ये एलटीसी के अंदर किसको भेजोगे आप? ये तो एम्प्लॉयर जाने और एम्प्लॉय जाने। इनकम टैक्स में कोई ना कोई लिमिट तो होगी, कुछ ना कुछ प्रोविजन तो होंगे। रियल लाइफ में बताऊं तो एक बंदे ने, मेरे एक बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसने बोला कि मैं जनरली अपने एम्प्लॉइज को घूमने नहीं लेके जाता, हम क्या करते, एम्प्लॉइज को लेके जाते हैं, एक बार स्पाउस के साथ लेके जाते हैं, फैमिली तो बहुत जरूरी है, बच्चों के साथ लेके जाते हैं, पेरेंट्स के साथ भी लेके जाते हैं। कि एम्प्लॉय का मतलब तो क्या होता है, जॉब छोड़ के भागता है वो तो जो भी एम्प्लॉयर है सबका तो एक ही दुख रहा होता है, एम्प्लॉय कभी रहेगा नहीं, वो तो भाग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय को भी लेके जाते हैं, बच्चों को तो सभी लेके जाते हैं, हम उसके मम्मी पापा को भी लेके जाते हैं। हम सिर्फ मम्मी पापा को नहीं लेके जाता, मैं कभी कभी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को भी लेके जाता हूं। मतलब एम्प्लॉय के साथ उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी, मैंने सबको सेट कर दिया कि यदि एम्प्लॉय छोड़ने जाएगा तो एम्प्लॉय के मम्मी पापा बोलेंगे, यही तो एम्प्लॉय मेरे को लेके गया, तू तो आज तक कभी नहीं लेके गया, छोड़ना नहीं इस कंपनी को। मैं क्या क्या चाह रहा हूं, मैंने ये सारी बात क्यों बताई, ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई कि ये जो एम्प्लॉयर है, जो एलटीसी पे जो खर्चा कर रहा है, वो एम्प्लॉय पे भी कर सकता है, एम्प्लॉय के बच्चों पे भी कर सकता है। और रियल लाइफ में एक कंपनी का मैंने केस बताया, यूट्यूब पे वीडियो भी है, वो मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में अभी दे नहीं सकता, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे पेरेंट्स को भी कवर किया हुआ है और इन लॉज को भी कवर किया हुआ है। इनकम टैक्स क्या बोलेगा वो आपको समझना है। ये तो मैंने रियल लाइफ में बताया कि एम्प्लॉयर की मर्जी, वो क्या करे वो तो वो जाने और उसका सिस्टम जाने। क्योंकि मैंने बोला फैसिलिटीज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी जो एमएनसी कंपनीज है वो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को रोकने के लिए। यस, स्टार्ट कर दूं? थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है लीव सैलरी एनकेजमेंट से, ये तो हर बच्चे के माइंड में सेट हो गया है। यहाँ पे जो बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ लीव ट्रेवल, मींस आप छुट्टी पे जा रहे हो, घूम फिर के आ रहे हो, तो ट्रेवलिंग के जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो मैं बियर कर रहा हूँ, मैं मतलब एम्प्लॉय, ये फैसिलिटी दी जा रही है। तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा? तो एलटीसी पहला प्रीरेक्विजिट पढ़ा रहा हूँ, रेडी एवरीवन? लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी। तो यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यदि कोई भी एलटीसी यदि प्रोवाइड करता है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कितना? सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग एग्जेम्पशन मिलेगी। पहला केस, पॉइंट नंबर ए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि एम्प्लॉय को कहां भेज रहे हैं अपन?
अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कहाँ चले जाओ? गोवा। कैसे जाओगे? बाय ट्रेन नहीं, बाय फ्लाइट। एम्प्लॉय एम्प्लॉय को क्या अलाउ करे, ये तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वो बाय फ्लाइट भी अलाउ कर सकता है, बाय ट्रेन भी अलाउड कर सकता है, बाय बस भी अलाउड कर सकता है। वो उसका अपना पर्सनल है, वो बोल सकता है कि भैया इतना अमाउंट में बियर करूंगा, जो भी है वो व्हाटएवर। तो यहाँ पहला केस क्या है? ट्रेवलिंग बाय एयर, मतलब जो एम्प्लॉय गया वो कैसे गया? फ्लाइट के थ्रू गया। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना होगा बेटा? एक्चुअल एक्सपेंसेस जितना भी इनकर्ड हुआ कंपेयर विद इकोनॉमी क्लास फेयर एयर इंडिया, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा? एक्चुअल एक्सपेंसेस कंपेयर विद इकोनॉमी क्लास फेयर एयर इंडिया। क्योंकि आपको पता होगा कि फ्लाइट के अंदर भी दो टाइप की जनरली कैटेगरीज होती है, एक होती है इकोनॉमी क्लास और एक बिजनेस क्लास। और ये आपको पता है कि बिजनेस क्लास का तो फेयर ज्यादा ही होगा, और बिजनेस क्लास में भेजना ही क्यों है भैया? तो अपन भी कौन सी कैटेगरी में जाते हैं सर? इकोनॉमी क्लास में जाते हैं मैक्सिमम। क्या क्या जाते ही नहीं है, बच्चा बोला। मेरी बात हो ही नहीं रही थी बेटा। ठीक है, मजाक करता है। तो यहाँ पे क्या बात है कि यदि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि भैया तुम्हारी फ्लाइट का खर्चा हम बियर करेंगे, और एम्प्लॉय बाय एयर यदि जाता है, तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस है और इकोनॉमी क्लास फेयर एयर इंडिया का जो भी आपका फेयर है, विच एवर इज लोअर, इतना अमाउंट क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदाउट। यदि एयर के अलावा, क्या बेटा? एयर समझ में आता है। फ्लाइट के अलावा यदि आपने किसी भी और मोड के एक्चुअली बेसिस पे आपने ट्रेवलिंग की, आप गोवा कैसे कैसे जा सकते हो ये सोचो। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय मोटरसाइकिल। यदि फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय हो, हस्बैंड वाइफ ही हो, दो लोग हो, और वो थोड़े एडवेंचर वाले हो, चलो बाइक में चलते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कार में जाते हैं लोग। मुझे कार ही समझ में नहीं आता कि कार कौन चलाएगा, भी आराम से जाओ ना फ्लाइट में या ट्रेन में। लेकिन हर पर्सन का अपना अपना इंटरेस्ट है। आपने देखा होगा बहुत लोग पूरी इंडिया घूमते हैं बाय कार, और कुछ मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल में गोवा चले जाते हैं। क्या कह रहा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इधर आना। हेलो एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एम्प्लॉई एम्प्लॉई बाय ट्रेन गया, बोलो, बाय ट्रेन गया, बाय बस गया, बाय कार गया, बाय मोटरसाइकिल गया, बाय कुत्ता गाड़ी बैलगाड़ी, ये क्या होती है पता नहीं, ऐसे बोल दिया मैंने। जैसे भी गया, जैसे भी गया वो गया। अपन ये नहीं देख रहे, अपन ये देख रहे भैया तू कहाँ है? जयपुर में। कहाँ जाना है? गोवा। क्या रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है? डिफरेंस समझ में आया? वो कैसे जा रहा है उस पर नहीं देख रहे, अपन ये देख रहे हैं कि जा तुम जा रहे हो, क्या वहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं? ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो पॉइंट नंबर बी, जल्दी नहीं है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा, और यहीं पे मैं कंफ्यूज करता हूं। आई रिपीट, एयर के केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि आप फ्लाइट के थ्रू जा रहे हो और एम्प्लॉयर क्या करता है, फ्लाइट का खर्चा यदि आपका बियर करता है, तो आपको क्या याद रखना है? जो भी आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस है, और जो भी एयर इंडिया का नाम सुना है सबने, तो एयर इंडिया का जो भी आपका फेयर है, वो वाला फेयर आपको देखना है, विचएवर इज लोअर, इकोनॉमी कैटेगरी वाला, इकोनॉमी क्लास फेयर, राइट। पॉइंट नंबर बी, ट्रेवलिंग बाय एनी अदर मोड। एनी अदर मोड मतलब एनी अदर, एनी अदर मतलब एनी अदर, मे बी बाय रेलवे, मे बी बाय बस, मे बी बाय, एक तो अपन भूल ही गए, क्योंकि बस भी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला होता है। नहीं, कुत्ता गाड़ी बैलगाड़ी नहीं बेटा, वो तो बोल दिया मैंने, भूला था। साइकिल, वो भी नहीं, कुछ और। जो बस जो होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती है, रेलवे जो होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता है। आजकल अपन लोग क्या करते हैं, इनोवा बुक करा लेते हैं, जिसे अपन बोलते हैं पर्सनल टैक्सी। लाइक आपने क्या किया, आपने इनोवा बुक कर लिया, टेम्पो ट्रेवल बुक करा के 15 20 25 लोग चले जाते हैं, तो वो भी एक समझ में आ गया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो पब्लिक वाली जो बसेस होती है ना, रोड ट्रांसपोर्ट वाली जो बसेस है, उनकी बात कर रहे थे। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, अपना प्राइवेट व्हीकल ले लेते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ टेम्पो ट्रेवल, या इन द फॉर्म ऑफ इनोवा, या मे बी अपनी पर्सनल कार, या मे बी मोटरसाइकिल, और मे बी साइकिल।
समझ में आ गई बात? कुत्ता गाड़ी बैलगाड़ी नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया एनी अदर मोड। पॉइंट नंबर बी इज क्लियर टू एवरीवन। अब सुनना बात ध्यान से, लो मेकर क्या कह रहे, पॉइंट टू बी फोकस्ड। मैं ये नहीं देख रहा कि आप जा कैसे रहे। यदि आपने एयर के अलावा, फॉर एग्जांपल आप गोवा मोटरसाइकिल से गए, किससे गए? मोटरसाइकिल से गए, और एम्प्लॉयर बोलता है तुम्हारा मोटरसाइकिल का पेट्रोल का बिल बता देना, मैं पे कर दूंगा, तो फिर एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? एक्चुअल एक्सपेंसेस और फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर बाय शॉर्टेज रूट इफ रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल। नहीं समझ में आई बात? आप गए कैसे हो? गोवा कैसे गए? मोटरसाइकिल से। आप गोवा कैसे गए? कार के थ्रू। गोवा कैसे गए? इनोवा बुक करा के, टैक्सी बुक करा के। समझ में आई? क्योंकि कुछ लोग कार चलाना प्रेफर नहीं करते, भैया 5 दिन ऑफिस में काम करो फिर ऊपर से कार और चलाओ। भैया अपन तो एक काम करते, टैक्सी बुक करा लेते। क्या कह रहे हो? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ट्रैवलिंग कैसे हो रही है एक्चुअली उस पर फोकस नहीं किया जा रहा। पॉइंट टू बी नोटेड। आप एक्चुअली ट्रैवलिंग कैसे कर रहे हो उस पर फोकस नहीं किया जा रहा। यदि आप एयर के अलावा किसी मोड से यदि आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपको यह देखना है कि वेदर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल और नॉट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो देन एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? एक्चुअल एक्सपेंसेस। बोलो, एक्चुअल एक्सपेंसेस कंपेयर विद फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर बाय शॉर्टेज रूट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या है शॉर्टेज रूट? जिन्होंने रेलवे ट्रैवलिंग की, जल्दी बताओ, की है क्या? मैक्सिमम नहीं की है, ठीक है, फिर तो समझ में आ जाएगा। जैसे आप गूगल पे और जनरली टिकट, शायद तुम इतने बड़े हो गए तो तुम खुद ही बुक कराते होंगे और देखते होंगे, तो यदि आपने देखा होगा रेलवे जब आप चेक करते हो तो आपको एक नहीं मिलती, 4-5 मिलती है। एक डायरेक्टली जारी होती है, एक वाया जारी होती है। ये समझ में आता है? तो वाया का तो चार्जेस ज्यादा ही होगा ना। तो मैंने बोला जो शॉर्टेज रूट पर जो डायरेक्टली जाती है। ये समझ में आ गया? क्योंकि आपको पता है रेलवे के फेयर भी अलग अलग होंगे, तो रेलवे का कौन सा वाला फेयर? बाय शॉर्टेज रूट। ये समझ में आ गया? सर ये फर्स्ट क्लास क्या होता है? आपको पता है रेलवे में 2 कैटेगरी होती है, एक होती है एसी कैटेगरी, एक होती है स्लीपर कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी। सही बोलो ना, यही होता है ना? तो एक जनरल कैटेगरी होती है, एक एसी कैटेगरी होती है। एसी कैटेगरी के अंदर भी 3 कैटेगरी बनी होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो यहाँ पे क्या बोला? रेलवे एसी फेयर, वो भी फर्स्ट क्लास का। मैं ये नहीं बोला बेटा हेलो तुम मेरी एम्प्लॉय बन जाए और एम्प्लॉय बोले कि रेलवे का सेकंड एसी, तुम बोलो नहीं मैंने किताब में पढ़ा है फर्स्ट फर्स्ट डे। ऐसे नहीं करना बेटा, क्योंकि इनकम टैक्स ये लेबर लॉ नहीं है। यदि लेबर लॉ में लिखा होता तो आप लड़ सकते थे। लेबर लॉ आपको राइट देता है अपने एम्प्लॉयर से लड़ने का, इनकम टैक्स राइट नहीं देता। इनकम टैक्स बोलता है कि कितना एग्जेम्पशन दे देगा इनकम टैक्स। समझ में आई? हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको एलटीसी ना दे, मैं तो नहीं दूंगा बेनिफिट, यार नहीं तो उसकी मर्जी। समझ में आ गई बात? अपन यहाँ पे ये बात नहीं करें कि आपका एम्प्लॉयर आपको कितना बेनिफिट देगा, हम तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यदि आपका एम्प्लॉयर यदि आपको यदि कोई एलटीसी के फॉर्म में यदि कोई बेनिफिट दे रहा है तो कितना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यदि ट्रेवलिंग बाय एनी मोड अदर देन दी एयर, जिसे बोलते हैं एनी अदर मोड, और रेलवे फैसिलिटी यदि अवेलेबल है, क्या है बेटा? रेलवे फैसिलिटी यदि अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? एग्जेम्पशन अमाउंट कितना होगा? एक्चुअल एक्सपेंसेस कंपेयर विद फर्स्ट क्लास रेलवे का एसी फेयर बाय शॉर्टेज रूट विच एवर इज लोअर। और मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया है। आगे बेटा पॉइंट नंबर B1। तो B2 पे आ जाओ। B2 क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल आप जयपुर में और आप जा रहे हो सिक्किम या बहुत सारी सिटीज है इंडिया के अंदर, तो मैं स्पेसिफिक नहीं बता रहा, जनरली बता रहा हूं। तो आप जयपुर में हो और आपको जाना है किसी भी सिटी जहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। क्या है? रेलवे फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको पता होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक ही चीज आती है, बस, रोडवेज जिसे अपन बोलते हैं ना। तो यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बोलो रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे? वेदर रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। कहां पे? जहां आप हो और जहां आपको जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, एग्जेम्पशन के लिए चेक करना पड़ेगा। इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि एग्जेम्पशन मैक्सिमम कितनी मिलेगी।
तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? यदि रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या चेक किया जाएगा? यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यदि अवेलेबल है तो एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन मिलेगी एक्चुअल एक्सपेंसेस, और आपको बसेस का भी पता होगा, नॉर्मल बसेस और डिलक्स एसी। कौन सी वाली? डिलक्स एसी का जो भी बस फेयर है उसमें भी शॉर्टेज रूट वाला, विच एवर इज लोअर। क्या समझ में आ गया बेटा? और जहां आपको जाना है यदि वहां पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाता, बोला पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब पब्लिक रोड, ये पब्लिक रोड नहीं, पब्लिक बसेस जो भी है, तो पब्लिक बसेस भी यदि आपकी अवेलेबल नहीं है, यदि पब्लिक रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यदि अवेलेबल नहीं है तो उस केस में एग्जेम्पशन अमाउंट कितना मिलेगा? एक्चुअल एक्सपेंसेस। और अब क्या कवर किया जाए? अब एक ही तरीका है, क्या? रेलवे का एसी फेयर फर्स्ट क्लास का। कुछ बच्चों के दिमाग में बहुत सही डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पे तो हम तभी तो आए थे जब रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो वापस से कैसे? सुन ले बेटा, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन यदि आपको पता होगा रेलवे जब अपना फेयर निकालता है तो डिस्टेंस के हिसाब से निकालता है। आपने नोटिस किया होगा, कम डिस्टेंस का 200-300 में काम हो जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा हो जाएगा। उनको इस बात से मतलब नहीं होता कि आप जयपुर टू मुंबई जा रहे हो, जयपुर टू बेंगलोर जा रहे हो, उनको इस बात से मतलब होता है आपका डिस्टेंस कितना है। जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली फेयर कम होगा, जयपुर से मुंबई का डिस्टेंस जा रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा फेयर होगा, और जयपुर से बेंगलोर का ज्यादा डिस्टेंस है तो और ज्यादा फेयर होगा। ऐसे होता है ना, डिस्टेंस के हिसाब से तो फेयर बनता है। ये आपको उनमें से कोई बस में जाता है, पब्लिक बसेस में, यदि आप पब्लिक बसेस में भी आप जाते हो तो आपको पता होगा कि आप यहां से बैठे, आप 5 किलोमीटर में उतरे 10 रुपए, 15 किलोमीटर 12 रुपए, फिर इतने 25 रुपए, फिर इतने और आगे गए। जितना डिस्टेंस आप ज्यादा कवर करोगे उतना वो क्या करता है? फेयर बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है? तो फेयर किसके आधार पे कनेक्टेड होता है? फेयर के आधार। तो भैया ये बात सही है। हेलो बेटा, जहां आपको जाना है वहां पे यदि आपको रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्या अवेलेबल नहीं है? रेलवे फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? तो रेलवे वाला फर्स्ट एसी का फेयर लिया जाएगा डिस्टेंस के आधार पे। किसके आधार पे? मींस जितना एरिया आपको कवर करना है उतने ही एरिया की कोई और रेलवे भी होगी ना, जो जाती होगी किसी और एरिया में, तो वो सिमिलर डिस्टेंस का जो भी आपका रेलवे एसी फेयर बनता है फर्स्ट क्लास का और एक्चुअल एक्सपेंस व्हिचएवर इज। कोई कंफ्यूजन? एग्जेम्पशन किन के लिए मिलेगा? अपने को क्या बात करनी है? एग्जेम्पशन किन के लिए मिलेगा? नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या कहता है? एलटीसी एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ एम्प्लॉय। इसके लिए एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ स्पाउस, धर्मपत्नी या धर्मपति, क्योंकि तो यदि एम्प्लॉय कौन है? फीमेल तो मेल, और मेल तो फीमेल। तो एम्प्लॉय, स्पाउस, हम दो, हमारे दो। समझ में आ रही बात? तो किन किन की ट्रेवलिंग अलाउड है बेटा? बोलो, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, स्पाउस, हम दो, हमारे दो, मतलब दो बच्चास, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपेंडेंट रिलेटिव। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया? डिपेंडेंट रिलेटिव। मतलब ये कि मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, मदर एंड फादर एंड ब्रदर एंड सिस्टर तभी इंक्लूड किए जाएंगे जब वो एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट हो। स्पाउस के नहीं, स्पाउस के नहीं, वो भी किसके? एम्प्लॉय के। मतलब एलटीसी का जो एग्जेम्पशन मिलेगा, देखो एम्प्लॉयर क्या देगा, ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, वो तो एम्प्लॉयर जाने एम्प्लॉय जाने। हम तो यहाँ पे इनकम टैक्स एंगल से बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स कितना एग्जेम्पशन दे देगा। तो जो भी एलटीसी फैसिलिटी आपने एम्प्लॉय की ट्रेवलिंग के लिए दी वो भी एग्जेम्पशन मिलेगी। एम्प्लॉय के साथ स्पाउस, दो बच्चा, हो सकता है कि एम्प्लॉय के कितने बच्चे हो? 3, तो 3 के लिए भी दियो तो चलेगा, लेकिन एग्जेम्पशन, यस वेरी गुड। मैं बार बार रोज एक ही बात बोलता हूं, हम यहाँ पे ये नहीं पढ़ रहे कि एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, ना 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 ना, वो तो एम्प्लॉयर की मर्जी है, एम्प्लॉय की मर्जी है, तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये तो बिजनेस है, एक तो लेबल एप्लीकेबल होगा और बाकी दोनों की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग। हम तो यहाँ पे इनकम टैक्स के एंगल से बात कर रहे हैं कि आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। किसके एंगल से बात करें? एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। तो मींस एम्प्लॉय, बोलो एम्प्लॉय, स्पाउस, दो बच्चास, कितने बच्चास? दो बच्चास, एंड डिपेंडेंट रिलेटिव। और डिपेंडेंट रिलेटिव के अंदर कौन कौन कवर्ड होगा? मतलब
डिपेंडेंट नहीं है, रिलेटिव है। और वो कैसे होने चाहिए? डिपेंडेंट होने चाहिए। कौन? फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। मतलब मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर बाय डिफॉल्ट डिपेंडेंट नहीं है, मींस ये रिलेटिव के अंदर कवर्ड है। तो रिलेटिव के अंदर किन किन को लिया है? मम्मी पापा, भैया और बहना। लेकिन तब कवर किया गया है जब वो डिपेंडेंट हो एम्प्लॉय के ऊपर। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? अभी अपन ने बात की कि यहाँ पे एलटीसी का जो फैसिलिटीज है एग्जामिशन के लिए किन किन को कवर किया गया है। इस पे मैंने बोला हम दो हमारे दो। हमने क्या बोला? हम दो हमारे दो। तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कि हम दो हमारे दो का एक प्रॉब्लम हो सकता है, उसको सॉल्व किया हुआ है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली है, मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स, कोई डाउट? इनका एक ही बच्चा है। कितना बच्चा है? एक ही बच्चा है। तो मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स, इनका ही बच्चा है 1। तो दे आर प्लानिंग फॉर द 1, क्योंकि सिद्धांत है हमारा। तो हम दो हमारे दो। तो मींस मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स का एक ही बच्चा है, उन्होंने प्लानिंग की एक और बच्चे की। बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। तो मेरा एक बच्चा ऑलरेडी था, अब एक बच्चा आने की बजाय क्या हो गए? ट्विंस। क्या हो गए? तो मींस अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर आपने तो बोला था कि हम दो हमारे दो, तो दो बच्चों पर एग्जाम्पशन मिलेगी। लेकिन इसका और इस फैमिली का मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स ऑलरेडी एक बच्चा था बेटा। इधर कितना था? एक था। उन्होंने एक की प्लानिंग की लेकिन हो गए ट्विंस। तो कितने बच्चे हो गए? 3। तो क्या तीनों का एग्जाम्पशन मिल जाएगा या दो का ही मिलेगा? यदि एक बच्चा ऑलरेडी और ट्विंस हो जाते हैं, ट्विंस हो जाते हैं, तो फिर तीनों का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से, यदि आपके ऑलरेडी ट्विंस है, हम दो हमारे दो, फैमिली पूरी हो गई, फिर भी आपने एक बच्चे की और प्लानिंग की, तब 3 बच्चों के केस में आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, तब आपको 2 ही बच्चों का एग्जाम्पशन मिलेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? क्योंकि दोनों में 3 है, लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। ये आप प्रैक्टिकली समझ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ऑलरेडी है, प्लानिंग फॉर 1, ट्विंस, तो फिर तो तीनों बच्चों का क्या होगा? एग्जाम्पशन मिल जाएगा, तब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ यू आर, यदि आपके ऑलरेडी ट्विंस वाला 2 बच्चे थे, फिर वाई प्लानिंग हम दो हमारे दो, तो आपने एक बच्चा और हो गया तो 3 बच्चे हो गए, तब आपको 2 ही बच्चों का एग्जाम्पशन मिलेगा। ये पॉइंट उस केस में एप्लीकेबल नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, शायद समझ में आ गई बात। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? इसी नोट के साथ मैंने यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लो बेटा। Exemption of LTC is available only for 2 बच्चास born on or after 1st October 98। ये भी कंडीशन है कि 1st अक्टूबर 98 के बाद जो भी बच्चे बोर्न हुए हो, तो हम दो हमारे दो वाली कंडीशन उस समय अपन ने इंप्लीमेंट की थी। तो एलटीसी का जो एग्जाम्पशन मिलेगा ओनली फॉर 2 बच्चास मिलेगा जो पैदा हुए हो ऑन और आफ्टर 1st अक्टूबर 98। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट टाइम फर्स्ट 1 चाइल्ड, जो मैंने केस आपको ऑलरेडी समझा दिया कि पहली बार में एक बच्चा था तो हम दो हमारे दो, सेकंड टाइम में क्या हुआ? ट्विंस हो गए, तो टोटल 3 चिल्ड्रन, एग्जाम्पशन तीनों बच्चों के ऊपर मिल जाएगी। सेकंड केस, फर्स्ट टाइम में कितने? ट्विंस, सेकंड टाइम में 1, वाई? टोटल 3 चिल्ड्रन, एग्जाम्पशन अलाउड ओनली टू 2 चिल्ड्रन। रीजन समझ में आ गया होगा सबको। और मैं रोज बोलता हूं, इनकम टैक्स में जितने ज्यादा आप इमोशंस और जितना ज्यादा आप समझने का ट्राई करोगे उतना बेटर रहेगा। रट्टा तो मारना ही पड़ेगा क्योंकि लिमिट है, लेकिन समझ समझ के पढ़ोगे तो आप क्या होगा, एग्जाम में यदि कंफ्यूज हुए तो पॉइंट को क्या कर पाओगे? कनेक्ट कर पाओगे। क्या कर पाओगे? कनेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब आपको याद तो करना ही है और आपको क्या करना है? रिकॉल भी करना है। और रिकॉलिंग बिना कनेक्टिविटी कभी नहीं होती है, तो पॉइंट्स को कनेक्ट कर करके भी पढ़ना है, दोनों काम करने। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हो सकता है कि हर साल 2 बार भेज दे,
तो भैया ये जो अपने एग्जाम्पशन पढ़ी है ना, ये तब नहीं मिलेगी, ये एग्जाम्पशन मिलेगी 4 साल में 2 बार, 4 years 2 times। अब अगेन आप अपने एम्प्लॉयर से जाके फ्यूचर में मिल मत लेना भैया तुझे 2 बार तो बाहर भेजना ही पड़ेगा, मैंने पढ़ा था। ये एम्प्लॉयर की मर्जी है कि बाहर भेजे या ना भेजे, लेकिन यदि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि भैया एवरी ईयर घूम के आओ हमारे खर्चे पे, तो आपने ट्रेवलिंग कितनी बार की? 4 बार। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एलटीसी फैसिलिटी 4 बार दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है भैया 4 years में 2 times, 4 साल का ब्लॉक। और ये जो 4 years है, ये 4 साल भी कौन सा होगा ये भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। क्या बेटा, ये भी कंफ्यूजन है ही नहीं, ये भी इन्होंने क्या कर रखे? ब्लॉक बना रखे। क्या बना रखे? दिख रहा है सबको? नोट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले स्टार लगा देता हूं। LTC exemption is available for 2 years. LTC exemption is available for 2 years during the block of 4 years। मतलब 4 years के ऑलरेडी ब्लॉक बना रखे हैं। अभी प्रेजेंटली जो ब्लॉक चल रहा है LTC पर्पस के लिए, दैट इज 2022 से लेके 2025। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर। तो 2022, 23, 24, 25 कितने ईयर्स हो गए? तो इसका मतलब जब ये कैलेंडर ईयर है तो आपको ये समझ में आ गया होगा, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी टू दिसंबर। जैसे अपन फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं तो अपन बात करते हैं अप्रैल टू मार्च, और कैलेंडर ईयर बात करते हैं तो अपन करते हैं जनवरी टू दिसंबर। तो इसका मतलब 2022 से 2025 का मतलब ये हुआ 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2025। दिस इज द 4 years ब्लॉक। इन 4 years के ब्लॉक में 2 टाइम का आपको क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगा विदाउट। आई थिंक क्लियर। इससे पहले वाला कौन सा ब्लॉक था? वही 4 years का ब्लॉक बना लो, 18, 19, 20, 21। सर इसके आगे वाला ब्लॉक बना लो 4 years का, 26, 27, 28, 29। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? और अभी प्रेजेंटली ब्लॉक चल रहा है आपका 22 to 25। आई थिंक क्लियर, नो डाउट। गवर्नमेंट ये कहती रुको, टेंशन ना लो, तो समझ में आया? 4 years के ब्लॉक में 2 बार की एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। आप 4 साल में 2 बार की एग्जाम्पशन देते हो एलटीसी की। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी ब्लॉक में मैं बहुत बिजी था, क्यों? 1 साल तो बीमार था, फिर बच्चे की शादी, फिर वाइफ छोड़ के चली गई, फिर अगले साल मैंने शादी कर ली, तो भैया पहले साल ही में जा पाया। कहानी कुछ भी बना सकते हो आप, सिंपल सा मुद्दे की बात, नहीं जा पाया। यस, अब नहीं जा पाया उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं प्रैक्टिकली। और मुझे क्या होता है, इंटरेस्टिंग बनाना होता है। मैंने पहले ही बोला था मैं पढ़ाई में ही एंटरटेनमेंट करता हूं, अलग से एंटरटेनमेंट नहीं होता। और प्रोफेशनल का यही होता है, आप जितना ज्यादा बड़ा प्रोफेशनल देखोगे वो पढ़ाई मतलब काम में ही एंटरटेनमेंट ढूंढेगा, क्योंकि आपको 1-2 घंटे पढ़ने से पास नहीं होंगे। जिन्होंने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव का ग्रुप दिया होगा, सर 1-2 घंटे का गेम नहीं है यहाँ पे। अभी बोलता हूँ पढ़ाई कभी अच्छी नहीं होती, जैसे मेरे से पूछो पढ़ाई बिल्कुल 3rd क्लास, आप पढ़ा रहे हो फिर भी ऐसे बोलते हो, क्योंकि आपको तब भी पढ़ना पड़ता है जब मन नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे मन के आधार पे काम नहीं होता, यहाँ पे करना है मतलब करना है। चाहे तूफान आए चाहे भूकंप आए, तूफान आके चला जाएगा, हमें इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें पढ़ने का टाइम है तो पढ़ना पड़ेगा। ये कमिटमेंट चाहिए होता है, और यही रीजन है कि मार्केट में प्रोफेशनल्स की वैल्यू है, क्योंकि उनमें वो कमिटमेंट होता है। क्या होता है? चल फालतू बातें करते रहते हैं। अभी इंपॉर्टेंट बात, एम्प्लॉय जा नहीं पाया तो गवर्नमेंट बोलती भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन 4 साल में आपको 2 परमिटेड थे ना, 2 परमिटेड जर्नी थी, और 4 साल में से 2 परमिटेड जर्नी में से यदि आप एक जर्नी अवेल नहीं कर पाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नेक्स्ट ब्लॉक में आपको क्या हो जाएगी? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो नेक्स्ट ब्लॉक में फिर आप कितनी जर्नी कर सकते हो? 3 कैसे? 2 तो परमिटेड रही और एक कैरी फॉरवर्ड। यस, नोट नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, ये पूरा कनेक्टेड है। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा? थोड़ा सा जूम कर दिया, ये लो।
मैं वापस से रीड कर रहा हूं. एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 जर्नीज, ये तो याद हो गया, इन ए ब्लॉक ऑफ 4 years. और करंट ब्लॉक मैंने आपको बता भी दिया, अभी जो हमारा ब्लॉक है वो है 22 to 25. द ब्लॉक एप्लीकेबल फॉर द करंट पीरियड इज 22 to 25. प्रीवियस ब्लॉक है आपका कैलेंडर ईयर 18 to 21. कैरी ओवर. यस, if an employee has not availed of travel concession or assistance in respect of 1 or 2 permitted journeys, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो आप जर्नी कर ही नहीं पाए 4 साल में से, या एक ही जर्नी आप कर पाए, लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो ओनली 1 जर्नी का होगा. जैसे अभी अपना जो करंट ब्लॉक है वो कौन सा, 20 to 25. पहले वाला ब्लॉक क्या था बेटा, 18 to 21. तो एक्चुअली 18-19 में एम्प्लॉय बिजी था, उसने प्लान कर रखा था कि वो 20 और 21 में जाएगा, एक साल 20 में और एक साल 21 में, ऐसे करके 2 परमिटेड जर्नी वो कर लेगा. 20 में क्या आया, कोविड. 21 में क्या आया, कोविड की सुनामी. क्योंकि पता होगा कि अप्रैल मई में बंद था लेकिन कुछ हुआ नहीं था. जो भी सारे कांड हुए थे वो हुए थे आपके नवंबर 2020 से लेके जून 2021 तक, जो भी हुए थे वॉट एवर. जो रियल इंपैक्ट था वो बाद में दिखा था, पहले तो से बंद कर दिया था, सिर्फ पूरा पार्टी टाइम था. जो प्रॉब्लम था वो बाद वाला था, नवंबर 20 से लेके, तो वो जा ही नहीं पाया, मतलब जो वॉट एवर रीजन समझ में आ गया. तो गवर्नमेंट बोलती भैया 4 में से 2 परमिटेड जर्नी थी, किसी भी रीजन की वजह से यदि आप 2 या 1 यदि परमिटेड जर्नी नहीं ले पाए, लेकिन कैरी फॉरवर्ड ओनली एक ही होगा, then he is entitled to carry over the 1 journey to the next block. इसका मतलब जो आपका नेक्स्ट ब्लॉक है, नेक्स्ट ब्लॉक मतलब ये करंट ब्लॉक कौन सा, 20 to 25, उसमें आपको कितनी जर्नी की एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगी, 3 की. लेकिन इसका भी एक तरीका है, जो कैरी फॉरवर्ड है ना, कैरी फॉरवर्ड वाला, वो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट कैलेंडर ईयर के अंदर यूटिलाइज करना पड़ेगा. समझ में आ गया. मींस यदि 18-21 के अंदर, 18 to 21 वाले ब्लॉक के अंदर यदि आपने 2 या 1 जर्नी यदि अवेल नहीं की, तो उनमें से एक ही जर्नी आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी, तो नेक्स्ट ब्लॉक में आपको 4 की जगह 2 की जगह 3 परमिटेड जर्नी का एग्जाम्पशन मिल जाएगा. लेकिन भैया इसकी एक रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर याद रखना पड़ेगा कि जो कैरी फॉरवर्ड वाली जो जर्नी है वो फर्स्ट कैलेंडर ईयर में ही आपको क्या करनी होगी, अवेल करनी होगी, तब जाके आपको क्या होगा, 3 परमिटेड जर्नी का एग्जाम्पशन मिलेगा. अदरवाइज आपको 2 परमिटेड जर्नी का ही एग्जाम्पशन. समझ में आया. ये अपने नोट्स में लिख लेना प्रॉपरली. मैं एग्जांपल देके एक बार वापस से बता देता हूं, जिससे कि किसी को कंफ्यूजन नहीं रहे. जैसे बेटा वापस से एक बार 18 to 21 का अपना ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर आपको 2 परमिटेड जर्नी है, तो 2 परमिटेड जर्नी है, तो दोनों की दोनों परमिटेड जर्नी आप अवेल नहीं कर पाए, या एक परमिटेड जर्नी का एग्जाम्पशन आप अवेल नहीं कर पाए, तो क्या होगा, ओनली 1, क्या बेटा, ओनली 1 कैरी फॉरवर्ड होगी, और वो भी नेक्स्ट ब्लॉक में 20 to 25. उसमें भी एक कंडीशन है, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, फर्स्ट कैलेंडर ईयर में ही अवेल करनी पड़ेगी. नो कंफ्यूजन. किसी को याद है तो अच्छी बात है, और किसी को याद नहीं है और अच्छी बात है, क्योंकि अभी अपना मेन पर्पस याद करना नहीं है, समझना है. तो सब अपने जल्दी से नोट्स ओपन कर लो, नोट्स ओपन कर लो, क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको कंसेप्ट याद है या नहीं है, मेरा टारगेट ये है कि क्या आप प्रोविजन अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो. तो सब जल्दी से अपने नोट्स ओपन कर लो, प्रोविजन देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, साथ में करेंगे. रेडी एवरीवन, पढ़ने में आ रहा है, बहुत छोटा करना पड़ेगा. यस, क्वेश्चन नंबर 1. Mr. Bansal was employed in the Messer ABC and Associate after completing 40 years, 7 months of service. He retired on 31st October 2024. From the following information, compute the amount of taxable leave salary. Salary at the time of retirement, 10,000 rupees per month. Average monthly salary for 10 months ending on 31st October 2024, 9,500 per month. Leave entitlement, 1.5 महीना for each completed year of services.
लीव एनकेसमेंट रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 5 लाख रुपीज। मैं तुम लोगों को टाइम देता हूं 5 मिनट्स का। आई गिव यू टाइम फॉर द 5 मिनट्स। थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले बता देता हूँ, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तभी आपको CA/CET में पढ़ाया था LR, लॉजिकल रीजनिंग, कि रीजनिंग आती है या नहीं आती है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा, आपको कुछ आइटम ढूंढना पड़ेगा। 5 मिनट्स, डू इट फास्ट एवरीवन। चलो सबने एक बार ट्राई कर लिया। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, पहली बात तो इस पे स्टार लगा दो। मतलब क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना है 1 2 3 4 विचएवर इज लोअर। 1 2 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको, तो पॉइंट नंबर 3 है ना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए जो एग्जाम्पशन जो आपको मिलेगी, मैं पूरा नहीं लिख रहा, विचएवर इज लोअर 1 2 3 4। 1 सबने निकाल लिया मुझे पता है, 2 भी सबने कैलकुलेट कर लिया मुझे पता है, 4th भी सबने कैलकुलेट कर लिया मुझे पता है। जो पॉइंट नंबर 3 है वो भी कैलकुलेट कर लिया होगा, लेकिन वो हो सकता है गलत हो। तो ये पॉइंट नंबर 3 क्या था पहले लिख देता हूं, जो कॉपी में लिखा हुआ भी तुम्हारे। क्या बेटा? लीव क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब होता है बैलेंस। लीव क्रेडिट बैलेंस मतलब कितना लीव्स का बैलेंस बचा हुआ है एज पर IT इनटू क्या लेते हैं, एवरेज सैलरी पर मंथ। क्वेश्चन में ये ट्रिक नहीं है कि एवरेज सैलरी कैसे होगा, एवरेज सैलरी दे रखा है ऑलरेडी। क्वेश्चन में लेटेस्ट सैलरी भी दे रखा है और एवरेज सैलरी भी दे रखा है। तो इस समय एवरेज सैलरी तो आपको टिप टाप के लिखना है, कोई बड़ा गेम नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा गेम है। क्या? लीव्स क्रेडिट एज पर IT। मैंने कल ये भी फॉर्मूला लिखवा दिया था कि क्रेडिट का मतलब होता है बैलेंस, तो लीव्स का बैलेंस IT के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो आपको याद होगा मैंने कल ये भी लिखवाया था। क्या लिखवाया था? लीव्स अलाउड एज पर IT 1 ईयर का 1 मंथ। याद है? आवाज नहीं आ रही। तो इस मतलब कितने ईयर्स आपने कंप्लीटेड किए सर्विसेज के? 40। तो ये सबको पता है कि 40 आएगा। ये माइनस क्या होगा? लीव्स टेकन, ये बहुत जरूरी है। तो एक बच्चे के दिमाग में आया सर लीव्स टेकन 0 मान लो, वो मान नहीं सकते, वो रीजन भी दे देता हूं। ये रहा, लीव एनकेसमेंट रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 5 लाख रुपीज। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या छुट्टी ली है या नहीं ली है, क्योंकि जो लीव एनकेसमेंट जो आपका निकला होगा वो एक्चुअल लीव्स बैलेंस के आधार पे निकला होगा। कोई बताएगा एक्चुअल लीव्स बैलेंस कैसे निकालते हो? कोई बताएगा लीव्स बैलेंस कैसे निकालते हो? लीव अलाउड कौन सा वाला? एक्चुअल वाला माइनस, क्या बात है, तुम तो जीनियस हो। तो लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन इनटू सैलरी, यही तो करेंगे। सिंपल सा पॉइंट आता है कि जो आपका लीव एनकेसमेंट जो आप निकालोगे वो कैसे आएगा? लीव्स अलाउड आएगा। लीव्स अलाउड कितनी हो आपको पता है? 1 साल में, बोलते नहीं हो यार, 1 साल में 1.5 महीना, तो 40 साल में नहीं, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है बेटा 1 मंथ, वो IT के अकॉर्डिंग, ये IT के अकॉर्डिंग नहीं, ये लीव एनकेसमेंट एक्चुअल बेसिस पे दी है। तो एक्चुअल बेसिस पे जो भी लीव एनकेसमेंट दी होगी वो आपका लीव्स का बैलेंस कितना है, तो आपको लीव्स एम्प्लॉयड कितनी देता है? 1 ईयर में 1.5 मंथ्स, तो 40 ईयर्स में 60 मंथ्स। तो 60 मंथ्स माइनस, बोलो माइनस एक्स, क्योंकि मुझे नहीं पता लीव्स टेकन कितना, अपने आप आ जाएगा एक्स 0 होगा तो मल्टीप्लाई विथ सैलरी। कॉमन सेंस लगाओ, ये जो सैलरी हम जो लेंगे ये कौन से लेंगे? यस, क्योंकि जो भी बंदा ऐसे मानो मैं, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा एवरेज, जो रट्टा मारते, जो रट्टा मारता हो क्या बोलेगा? सर एवरेज होता है। बेटा आप एम्प्लॉय हो और आज बोल लो भैया सर 40 महीने की मैंने छुट्टियां नहीं लिए, तो 40 महीने की छुट्टियों का पेमेंट दे दो। तो जब आप अपने एम्प्लॉयर को बोलोगे तो बोलोगे सर मैं आज कितना कमाता हूँ पता है आपको? मेरी अभी की सैलरी 10,000 है, पहले की क्या थी हर बार अलग अलग है। कभी किसी जमाने में 7,000 लेता था, फिर किसी जमाने में 8,000 लिया,
फिर किसी जमाने में 9,500 हुआ, आज के जमाने में कितना है 10 ना। तो मैं आज आपसे लीव क्रेडिट का पेमेंट ले रहा हूं तो आज की सैलरी के हिसाब से लूंगा ना एक्चुअल। तो लो के हिसाब से आप एवरेज सैलरी लेते हो, बात अलग है। तो यहां पे क्या करूंगी, इंटू 10,000 इज इक्वल टू 5 लाख। ये किन किन को आया समझ में? अब सबको आ गया। अब बताओ एक्स कितना हुआ, इतना तो निकाल लो। चलो ये भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना बेटा, तो जादू दिखा दूं फिर मैं? नहीं जादू दिखा दूं। 60 माइनस एक्स जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होता है, जब वो राइट हैंड साइड में जाता है तो जादू हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। लेफ्ट का मल्टीप्लाई राइट में डिवाइडेड, क्या बात है, जादू। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, ये 40, ये 40 आपकी कट हो जाएगी, तो बचेगा 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50। फिर जादू, ये माइनस एक्स जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो एक्स बच जाएगा, और राइट हैंड साइड का जो प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस, तो एक्स बचेगा 10। ये किन किन को नहीं आया? अब सबको आ गया। तो एक्स का मतलब क्या था प्यारे बच्चा? लीव्स टेकन। तो लीव्स टेकन कितनी है 10, लीव्स टेकन कितनी है 10, लीव्स टेकन कितनी है 10। ये समझ में आया कि नहीं आया? यही ट्रिक थी और कुछ भी नहीं था, तभी आपको समझ में आ गया होगा। मैं हमेशा रोज एक ही बात बोलता हूं, तुम्हें सीएस मैं बना दूंगा, तुम 5th पास हो जाओ। मैं बहुत बहुत ईमानदारी से बात बोलता हूं बेटा। जितनी पढ़ाई तुमने अब तक की है, आपको ध्यान भी होगा, इसे जब एमबीए कराया जाता है, आईआईटी किया जाता है, तो आईआईटी एमबीए के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अप टू 7th 8th 9th के ही आते हैं, यदि आपको पता हो तो। आप जैसे एमबीए करो, केट का एग्जाम दो, तो इन सब में जो लेवल होता है ना पेपर्स का, वो बचपन का ज्यादा होता है, और मेनली रीजनिंग का। ये ट्रिक वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ये ट्रिक है, जनरल है। आई थिंक क्लियर, नो कंफ्यूजन। पहले बहुत कुछ लिखा हुआ है तो ये रिमूव कर देता हूं। यस, अब करके बता दूं आपको। कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। तो टैक्सेबल लीव सैलरी कैसे निकालोगे? लीव एंड केस में रिसीव्ड 5 लाख रुपीज माइनस एग्जेम्पशन एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल ए लोअर विच एवर इज लोअर 1 2 3 4 1 2 3 4 विच एवर इज लोअर। 1 में सबका सही था 5 लाख रुपीज, सेकंड 25 लाख रुपए, ये भी सबका सही था ना। थर्ड, थर्ड में कैसे निकाला 30? तो पता ही ना, लीव क्रेडिट एज पर आईटी, वो तो आपका 40 आएगा, माइनस लीव्स टेकन वो अपन ने निकाल लिया, यही कैलकुलेट नहीं हो पाया था। तो 40 माइनस 10 दैट इज 30 इंटू 9,500, क्योंकि क्या है फॉर्मूले में, एवरेज सैलरी पर मंथ, राइट एवरीवन बेटा, 2,85,000 रुपीज। एंड फोर्थ में क्या आएगा, 10 मंथ सैलरी इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ विच एवर इज लोअर। तो मैंने पहले ही क्या कहा था, आंसर सही आ जाता है, नंबर नहीं आएंगे। नंबर तभी आएंगे जब पूरा प्रोविजन सही तरीके से अप्लाई किया हो। इसलिए हमेशा रोज क्लास में बोलते हो, आंसर गया तिल लेने, आंसर के पीछे नहीं भागते अपन। ये बचपन की बहुत गंदी आदत पड़ गई, आंसर 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 गया तिल, आंसर झक मार के आएगा। आपको जो फोकस करना है वो लॉजिक पे करना है। किस पर करना है? समझ में आ गई बात बेटा? इसे हमेशा मत देखा करो कि आपका आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखा करो मेरे प्रोविजन सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, मैंने प्रोविजन सही अप्लाई किया कि नहीं किया। आई थिंक क्लियर, नो कंफ्यूजन्स।